Hello everyone, welcome to APTI Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the important current affairs for civil services examinations for the month of February 2026. So we will be discussing around 10 topics. So let's begin with the first topic. So the first topic is related to the India AI Summit, which was held recently at your Bharat Mandapam in New Delhi, and it is the first major global AI platform which was hosted by the Global South. Hence, it is very significant. And under this particular summit, India attempted to reshape the international discourse related to your AI from AI safety towards AI for development. ठीक है, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक हम फोकस कर रहे हैं कि एआई कितना सेफ़ है। तो इंडिया ने ट्राई किया कि जो डिस्कशन चल रही हैं ग्लोबल लेवल पर, वो एआई फॉर डेवलपमेंट कैसे यूज़ किया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान। तो व्हाट वाज द कोर फिलोसफी एंड फ्रेमवर्क हियर? तो बेसिकली देयर वर 3 पिलर्स ऑफ दिस समिट, जिसको हम 3P बोल सकते हैं। नंबर 1 वॉज पीपल, सेकेंड वॉज प्लानट एंड थर्ड वॉज प्रोग्रेस। ठीक है, तो बेसिकली अंडर द पीपल द फोकस इज़ ऑन इंक्लूसिव एआई। ठीक है, हम एआई का यूज़ करेंगे हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, लिंग्विस्टिक एक्सेसिबिलिटी के लिए। अंडर योर प्लानट वी विल बी यूजिंग एआई टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, climate resilience, smart agriculture, energy efficiency. For progress, under this AI will be used for governance reforms, economic growth, digital transformation, public service delivery, etc. तो ये 3 पिलर्स थे समिट के। इसके अलावा देर वर 7 थीमेटिक एरियाज। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन। सो हेल्थ, एग्रीकल्चर, safe and trusted artificial intelligence, science collaboration, inclusion, democratization of AI resources, and economic development. So these were the 7 थीमेटिक वर्किंग एरियाज। अब अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की, तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो दैट प्रोवाइडेड द पॉलिसी डायरेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर समिट। एंड द इंडिया एआई मिशन, ठीक है, दैट एक्टेड एज द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। द software technology parks of India, STPI, they support the innovation infrastructure. And the डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इट एंश्योर द स्केलेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोर इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो इस समिट से निकल कर आया है, एंड इट वॉज साइंड बाय 89 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. So what were the key features under this? So first of all, that there would be promotion of democratic access to the artificial intelligence resources. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डेमोक्रेटिक एक्सेस अलाउ करना है. सेकंड, एनकरेजमेंट ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन थ्रू वॉलेंट्री प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, जैसे आपका AI इम्पैक्ट कॉमन्स हुआ, ट्रस्टेड AI कॉमन्स हुआ. देन द फोकस वुड बी ऑन एथिकल एंड अकाउंटेबल AI गवर्नेंस. And lastly, the emphasis would be on workforce skilling, inclusive growth, sustainable infrastructure. तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स थे आपकी डेक्लेरेशन के, एंड बेसिकली दिस डेक्लेरेशन इट इज़ वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये दर्शाता है कि हमारा फोकस कोऑपरेटिव मल्टीलिटरलिज्म के ऊपर है रादर देन ऑन स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. ठीक है, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट को ना ध्यान रखते हुए हमारा फोकस कोऑपरेशन पर ज़्यादा है. तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक आउटकम्स भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ज्वाइन किया पैक सिली का इनिशिएटिव. ठीक है, देन देर वर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स दैट वर अनाउंस्ड फॉर डाटा सेंटर्स, डीप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. देन एक्सपेंशन ऑफ योर कंप्यूट कैपेसिटी अंडर द इंडिया AI मिशन. फिर इंडिया AI मिशन 2.0 लॉन्च हुआ जो कि फोकस करेगा इंडिजीनियस AI डेवलपमेंट के ऊपर. देन देर वॉज प्रमोशन ऑफ सॉवरन AI, इसके ऊपर हम अलग से भी डिस्कशन करेंगे. एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड AI प्ले बुक फॉर योर MSMEs. ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द की आउटकम्स. देन देर वॉज ऑल्सो दिस इंडियाज मानव विजन. ठीक है, बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया एज अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू AI. ठीक है, सो यहाँ पर जो एक्रोनिम है मानव, राइट, मानव, तो यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर द मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, राइट. सो बेसिकली देर वुड बी रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ AI. देन अकाउंटेबल गवर्नेंस.
ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी ओवरसाइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वुड कम अंडर दिस. N stand for national sovereignty. ठीक है, so basically the focus here is on data ownership, digital autonomy. Then accessible and inclusive AI, कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है इट शुड बी इक्विटेबल इन नेचर. एंड वी स्टैंड्स फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स. तो बेसिकली जो भी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं दे शुड बी लीगली compliant, they should be trustworthy. So those kind of things would come into the picture. अब significance of AI for India. सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दैट ए आई इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, इन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशनल आउटकम्स, डिजिटल इंक्लूजन. ठीक है, उसके बाद वी हैव एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर हुआ, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हुआ, स्मार्ट ग्रिड्स, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. देन फॉर योर इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी एक्सपैंड करने के लिए. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर इंडिया. बट देयर आर सर्टन कंसर्न्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी डिक्लेरेशन की बात करें, जैसे मैंने बोला इट इज़ वॉलेंट्री, इट इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर, तो एनफोर्सेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क हो जाती है. देन देर इज लैक ऑफ क्लियर रेड लाइन्स ऑन हाई रिस्क एआई प्रैक्टिसेस, तो इससे रेगुलेटरी कंसर्न्स उत्पन्न होते हैं. देन ऑटोमेशन रिस्क टू एंट्री लेवल जॉब्स. ठीक है, तो वो एक चीज़ है जो अंडर डिस्कस्ड है अभी भी. देन देर इज़ दिस एक्सपेंशन ऑफ डाटा सेंटर्स, इसकी वजह से आपकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, आपकी वाटर यूसेज के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है. देन वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, तो जो ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, दैट वुड बी अ क्वेश्चन मार्क. So finally, what can be the way forward here? So we need to operationalize this 3P, the people, planet and progress framework through proper projects. This is the first thing. Secondly, we need to promote green artificial intelligence. ठीक है, तो रिन्यूएबल पावर डाटा सेंटर्स, उसके ऊपर ध्यान देना होगा. देन वी ऑल्सो नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आना होगा. Then we need to develop a transparent governance framework, right? So these are some of the steps that need to be undertaken. Let's move to the next topic. So the India France special global strategic partnership. तो अभी आपने देखा होगा, if you were following the news, that the president of France, he visited India during this summit, and both these countries, India and France, they elevated their partnership to special global strategic partnership. तो अब जो स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन है उसको 25 ईयर्स हो गए थे, और जो आपका 2047 का रोड मैप है उसको ध्यान में रखते हुए, सो दिस पार्टनरशिप बिकम्स इम्पोर्टेंट. सो अगर हम की आउटकम्स की बात करें, सो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन. तो इंडिया ने प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, उस डायरेक्शन में द स्टेप्स वर अंडरटेकन. देन H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन अंडर द टाटा एयरबस पार्टनरशिप दैट वाज इनॉग्रेटेड. देन a joint advanced technology development group was created to collaborate on your emerging technologies, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, देन आपका एडवांस मटेरियल्स हुआ. उसके अलावा इन द फील्ड ऑफ सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, तो बोथ साइड्स दे डिस्कस्ड कोलैबोरेशन ऑन योर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स, क्योंकि अब इंडिया अपना एक न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपैंड करने का टारगेट रखा हुआ है. देन द प्रोग्रेस इट कंटिन्यूड ऑन द जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, राइट. In the Space and Technology Corporation, so the third India-France Strategic Space Dialogue, it will take place this year. तो उसी डायरेक्शन में द डिस्कशंस टुक प्लेस बिटवीन इसरो एंड CNES. देन इन अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क दैट वाज लॉन्च्ड. ठीक है, देन अ बाई नेशनल डिजिटल साइंस सेंटर एंड अ जॉइंट एडवांस मटेरियल रिसर्च इनिशिएटिव, दीज वर इस्टेब्लिश्ड. Further, in your Indo-Pacific and multilateral
मैरीटाइम कॉरपोरेशन। तो जो हमारा इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, उसके अंडर बोथ द कंट्रीज दे विल बी कोलैबोरेटिंग। उसके अलावा आपके क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन हुआ, ओशियन गवर्नेंस के ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने पिछले मंथ की वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग बीबीएनजी ट्रीटी। देन हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल कॉरपोरेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर हाइलाइट्स। अब अगर हम बात करें ऑन द पार्टनरशिप इन जनरल, ठीक है, तो 1998 में जो पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस, आज वो एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको गौर करने की ज़रूरत है, दैट फ्रांस इज़ अमंग इंडियाज़ लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर्स। ठीक है, चाहे वो राफेल एयरक्राफ्ट हो, स्कॉर्पियन आपकी सबमरीन्स हो, फिर आपकी ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, जैसे शक्ति हुआ, वरुण हुआ, गरुड़ हुआ। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारा फ्रांस के साथ एक अच्छा खासा ट्रेडिंग रिलेशन भी है। ठीक है, सो द बायलेटरल ट्रेड इट हैज़ रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 12.67 बिलियन यूरोस। ठीक है, तो एरोस्पेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है। फिर 2008 का आपका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। ठीक है, तो जो अब एक्सपैंड होगा, जैसे मैंने बताया, इन मॉड्यूलर रिएक्टर्स, क्लीन एनर्जी एक्सेट्रा। देन वी ऑल्सो हैव जॉइंट स्पेस मिशंस लाइक ट्रिस्ना सैटेलाइट। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने बहुत कोलैबोरेट किया है। अब कुछ कंसर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, नेगोशिएशंस डिले। ठीक है, आपने राफेल की जो कंट्रोवर्सी थी वो भी आपने देखा था जब न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। देन लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। फिर आपके जो ट्रेड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी बैरियर्स, तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, फ्रांस एट द सेम टाइम इट वांट्स मोर एक्सेस फॉर हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अगर अब हम बात करें कॉन्टेम्पररी सेक्टर्स की, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, डाटा रेगुलेशन हुआ, तो फ्रांस इट ऑलवेज सपोर्ट्स यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, जबकि इंडिया एक मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच को फेवर करता है। ठीक है, अब अगर बात करें जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस की, तो दोनों रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर देर आर सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ फ्रिक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वे फॉरवर्ड बनता है? सो द वे फॉरवर्ड इज दैट वी नीड टू डीपन द जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, वी नीड टू को डेवलप द एडवांस टेक्नोलॉजीज, वी नीड टू एक्सपैंड द कॉर्पोरेशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, सो वी नीड टू स्ट्रेंथन द इनोवेटिव पार्टनरशिप्स थ्रू जॉइंट रिसर्च सेंटर्स। ठीक है, then we also need to address the barriers, the trade barriers. ठीक है, एंड वी एट द सेम टाइम वी नीड टू एनहांस द पीपल टू पीपल टाइज। वो कैसे होगा? थ्रू एजुकेशन, मोबिलिटी, कल्चरल एक्सचेंजेस एक्सेट्रा। इंडिया ब्राज़ील कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये भी आपने देखा, अभी स्टेट विजिट हुई प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील की इंडिया में। ठीक है, सो जो हमारा पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2006। ठीक है, तो उसको 20 ईयर्स हो गए हैं। सो बोथ दिस कंट्री, इंडिया एंड ब्राज़ील, व्हाई दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट? ये ग्लोबल साउथ लीडर्स हैं। So basically, they are the leading voices of the global south, and they are also partners in key platforms like ब्रिक्स हुआ आपका, फिर आपका G20 हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास सर्विसेज सेक्टर है, ब्राज़ील के पास रिसोर्सेज हैं, ब्राज़ील के पास एग्रीकल्चर है, ब्राज़ील के पास रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज आपस में कॉरपोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर की आउटकम्स विजिट के, so there was reaffirmation of the strategic partnership, first thing. Then the number of initiatives were announced in direction of your digital and artificial intelligence corporation. Then under your trade and economic corporation, so the bilateral trade
it has reached over $15 billion and the target here is $30 billion by 2030. तो डबल करने की कोशिश है. So there was also agreement to address non-tariff barriers, anti-dumping concerns, and expand the India-Mercosur preferential trade agreement. ठीक है. Then there was also signing of agreements on rare earth elements, critical minerals. Then the first India-Brazil cyber dialogue it took place. Discussions were also held in direction of climate and energy transition. ठीक है. Then expansion of scientific cooperation and intellectual property collaboration. So these are some of the key outcomes. Then if I talk about the key pillars of this relationship, ठीक है, तो ब्राज़ील इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लैटिन अमेरिका. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा, डिफेंस कॉरपोरेशन, जैसे कि आपका स्कॉर्पियन क्लास में सबमरीन्स की मेंटेनेंस को लेकर कॉरपोरेशन हुआ. ठीक है. देन देयर इज जॉइंट डिफेंस कमिटी, पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग्स, रेगुलर पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग्स आर हैपनिंग. बोथ द कंट्रीज दे आर रिन्यूएबल एनर्जी लीडर्स, जैसे कि हम बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लाइमेटिक एक्शन की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था, वी आर क्लोजली वर्किंग ऑन इन ब्रिक्स, G20, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. Then we are also advocating reform of the UNSC through G4 platform. तो see these are some of the strategic pillars. Now अगर आप बात करें challenges की, तो सबसे बड़ा चैलेंज है जियोग्राफिकल डिस्टेंस. ठीक है. लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील और आपका इंडिया, तो डिस्टेंस काफ़ी है, जिसकी वजह से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होता है. देन ट्रेड स्ट्रक्चर लिमिटेशंस. ठीक है. सो द ट्रेड दैट इज़ बीइंग डोमिनेटेड बाय कमोडिटीज़. तो ऐसे में कमोडिटीज़ वी ऑल नो दे आर वेरी फ्लक्चुएटिंग इन नेचर इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड दे लैक टेक्नोलॉजिकल डेप्थ. फिर आपका आता है चाइनीज़ फैक्टर. तो ब्राज़ील इट हैज़ वेरी डीप इकोनॉमिक टाइज विद चाइना, तो उसकी वजह से स्ट्रैटेजिक कंपटीशन होता है एंड इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मार्केट डायनामिक्स. देन देर आर ऑल्सो सर्टन डाइवर्जेंसेस इन टर्म्स ऑफ इश्यूज लाइक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. ठीक है, उसकी मेंबरशिप को लेकर. तो इसमें में क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, दैट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफाई द ट्रेड बास्केट, वी नीड टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, वी नीड टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स, सेमीकंडक्टर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, DPI में, क्रिटिकल मिनरल्स में. एंड ऑल्सो वी नीड टू कोलैबोरेट, वी नीड टू डीपन द इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन. ठीक है. एंड लास्टली ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इज इन्हांस्ड पीपल टू पीपल टाइज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एक्सचेंजेस, कल्चरल डिप्लोमेसी, लैंग्वेज लर्निंग एक्सेट्रा. Next, so this is important and a question is expected from this theme in this year's prelims. तो आपने देखा होगा पिछले एक साल में कितने रामसर साइट्स ऐड हुए हैं इंडिया से. तो नाउ द टोटल इज़ 98. ठीक है. सो द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 Feb. ठीक है, 2 फरवरी को ऑब्जर्व होता है एंड इट इज़ यूज टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ योर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो कि आपका रामसर इन ईरान 1971 में हुआ था साइन. एंड द नाउ दीज 2 sites, number 1 Chari Dhand and Patna Bird Sanctuary, these have been added. So Chari Dhand, it is a conservation reserve in Gujarat. It is basically a seasonal saline wetland and it is located between the Bunny grasslands and Kutch salt flats. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि बनी ग्रासलैंड्स, कच्छ सॉल्ट फ्लैट्स, तो आपको साइमल्टेनियसली इन सब एरियाज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. देन जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ क्रूशियल विंटरिंग ग्राउंड अलोंग द वेस्टर्न माइग्रेटरी फ्लाईवे. तो कौन कौन सी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा फोना इन्वॉल्व है. सो दीज काइंड ऑफ एरियाज यू नीड टू प्रिपेयर ऑन फॉर योर प्रीलिम्स. सिमिलरली योर पटना बर्ड सेंचुरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पटना देख के आपने ये अज्यूम नहीं करना दैट इट दिस इज़ इन बिहार. सो दिस इज़ लोकेटेड इन एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द स्टेट, बट इट इज़ इकोलॉजिकल वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्रेश वाटर मार्शेस हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वुडलैंड हैबिटेट्स हैं.
ठीक है, तो ऐसे में जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे दे बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो from biodiversity conservation point of view, from climate regulation point of view, water security point of view, support for local livelihood, तो ये सब इसकी significant importance हो गई जो कि ज़रूरी है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन जनरल? ठीक है, तो इफ़ यू सी द वेटलैंड इकोसिस्टम्स, दे आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय अर्बनाइजेशन, दे आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो ऐसे में देर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेटेड वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान्स। वी नीड टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन, ठीक है, लोकल कम्युनिटी। देन वी ऑल्सो नीड टू इन्हांस द साइंटिफिक monitoring, habitat restoration, and focus on climate resilient strategies. So these are some of the areas we need to work upon, and I am assuming कि रामसर कन्वेंशन के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, फिर इंडिया के जो सारे वेटलैंड्स हैं इन द रामसर नेटवर्क पर्टिकुलरली, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दोज ऑल्सो, राइट? Like which is the largest, which was the earliest, which is the smallest, which state has the maximum number of Ramsar sites, which wetlands are in the Montrex record. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील, सो दिस इज़ वन टॉपिक जो कि इट इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग लिटिल बिट कंसेप्चुअल थिंग्स रिलेटेड टू दिस। तो पहली चीज़ है कि एक इंटरिम ट्रेड डील अनाउंस हुई थी, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ फेब। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो ट्रेड टेंशंस चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिगार्डिंग टू द टैरिफ्स, तो नियरली 50% टैरिफ्स लगा दिए थे यूएस ने इंडिया के ऊपर, एंड दे दैट गोट रिड्यूस टू 18%। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूएस ने बोला था कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स इसलिए लग रहे हैं बिकॉज इंडिया इज़ परचेजिंग द ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया ने कमिटमेंट, जो यूएस ने बोला है कि इंडिया ने कमिटमेंट दिखाया है कि हम रशियन ऑयल परचेजेस को रिड्यूस करेंगे, हम फर्दर नया ऑयल रशिया से नहीं खरीदेंगे। तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इस डेवलपमेंट हुआ दैट इंटरिम ट्रेड डील वाज अनाउंस्ड, और कोशिश यही है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च फाइनल ट्रेड डील भी अनाउंस हो जाएगी। तो अ लिटिल बिट अब हाइलाइट्स ऑफ द डील। तो फर्स्ट चीज़ यही है, द टैरिफ्स दे गोट रैशनलाइज्ड। ठीक है, तो रैशनलाइज इन द सेंस 18% को रिड्यूस कर दिया, और जो एक्स्ट्रा प्यूनिटिव ड्यूटीज़ लगाई थी यूएस ने इंडिया के ऊपर, सो दैट गोट एबोलिस्ड, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो गई, फर्स्ट थिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को इलीगल बोला है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ग्लोबल टैरिफ्स को 10% किया, उसके बाद दे इंक्रीज इट टू 15%। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली इंडिया के ऊपर भी 15% टैरिफ्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अभी फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो यू हैव टू कीप गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स। ठीक है, अब अगर बात करें तो फर्स्ट तो टैरिफ रैशनलाइजेशन हुआ, दूसरा इंडिया की कमिटमेंट। तो इंडिया ने एग्री किया कि वी विल बी रिड्यूसिंग द टैरिफ एज वेल एज द नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन अमेरिकन गुड्स, विल एक्सपैंड द मार्केट एक्सेस स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर एनर्जी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वी इंडिया ऑल्सो इंडिकेटेड अ शिफ्ट इन द क्रूड ऑयल सोर्सिंग। ठीक है, कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने क्रूड ऑयल सोर्सेज को। वी विल इंक्लूड यूएस, वी विल बाय फ्रॉम वेनेजुएला। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वेनेजुएला की जो कंट्रोवर्सी है। थर्ड, regarding procurement and economic cooperation, so India, it will strongly engage with America in terms of technology, industrial products, including large scale purchases of energy and advanced technologies। ठीक है, अभी क्या है, जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया यूएस का, दैट इज़ मोर देन $130 बिलियन। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, इंडिया इज हैविंग अ ट्रेड सरप्लस। सो
But at the same time, US, it remains a major foreign investor for India, key partner under various initiatives like US India Compact, ICET. ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो फॉर इंडिया अगर बात करें, सो ऑब्वियसली लोअर टैरिफ्स, more export competitiveness, especially in sectors like textile, pharma sector, engineering goods. Also the stability in trade relations, due to this the foreign investment it will get boosted. तो जो एक एम्बिग्विटी थी वो चीज़ दूर होगी. इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स. इंडिया विल ऑल्सो गेन एन एडवांटेज ओवर द रीजनल कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, जो कि हायर टैरिफ बैरियर्स फेस कर रहे हैं. एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यूएस, ठीक है, कि अब इंडियन मार्केट का एक्सपेंडेड एक्सेस मिलेगा, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी. फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, डाटा सेंटर्स में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. इंडिया एंड यूएस दे विल बी also collaborating in strategic technology through ICET. So these are some of the significant for both India and US, but certain challenges and concerns remain. For example, strategic autonomy dilemma. तो अब इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप रिड्यूस करो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को, ठीक है. तो ऐसे में क्या इंडिया रशिया की रिलेशंस कैसे अफेक्ट होंगी, वो देखने की ज़रूरत है. देन द ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है, कि भाई आप टैरिफ्स रिड्यूस कर, आप अगर रिलेशनशिप रशिया के साथ अपनी हटाते हो, रशियन ऑयल इंपोर्ट घटाते हो, तो हम टैरिफ्स को घटा देंगे. तो बेसिकली इकोनॉमिक कंसेशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बीच में लिंकेज देखने को मिल रहा है. देन द चाइना फैक्टर, ठीक है, अगर इंडिया यूएस क्लोज आते हैं तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक रिटेलिएशन फ्रॉम चाइना. ऐसे में जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं which we are dependent on in which we are dependent on Chinese imports, that can get affected, ठीक है. Certain there is also risk of in our domestic sectors, ठीक है. तो अगर किसी प्रोडक्ट को, अमेरिकन प्रोडक्ट को, वी प्रोवाइड सर्टन सब्सिडी, so that can impact our Indian citizens as well. Rural livelihoods can be get affected. Then there are also regulatory and digital issues, because there are differences over data localization, IPR, sanitary standards, etc. So what can be the way forward? So we need to balance strategic autonomy and economic alignment. First thing, we need to strengthen the export competitiveness. This is very important. तो ये प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं दैट वी नीड टू प्रमोट डीप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, वी नीड टू फोकस मोर ऑन मेक इन इंडिया, ठीक है. थर्ड, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक सेक्टर्स, ठीक है. तो इससे में हमारा फोकस रहना चाहिए एमएसएमईज के ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर. वी नीड टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड पार्टनरशिप्स. तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ वी नीड टू परस्यू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो so that we are not over dependent on one single market. So these are some of the steps that we need to undertake. Next, 16th Finance Commission. So basically the 16th Finance Commission, which was chaired by Arvind Panagriye. So it submitted its report for the award period of 2026 to 31. तो जो आपका फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के अंडर, सो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट रिकमेंड्स how the tax revenues they will be distributed between the states as well as the center and among the states. So basically it works in the direction of cooperative federalism, ठीक है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर रहता है फोकस. सो व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पूल इट इज़ रिटेन्ड एट 41%, ठीक है. सो दिस डिविजिबल पूल एक्सक्लूड द सेस, सरचार्ज, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एक्सेट्रा. तो 41% ही रहेगा जो 15th FC में भी था. अब अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला की, सो इनकम डिस्टेंस दैट विल हैव 42.5% वेटेज, ठीक है. देन आपका पॉपुलेशन 2011 सेंसस के ऊपर दैट विल हैव 17.5% वेटेज, ठीक है. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दैट विल बी 10%, ठीक है.
एरिया दैट विल बी 10%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वुड बी 10%। तो ये रफली आपका फिगर बनता है 90%। अब जो लास्ट कंपोनेंट आता है दैट विल बी योर जीडीपी कंट्रीब्यूशन, दैट इज हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, दैट विल बी काउंटेड एज 10%। ठीक है, सो दिस इज द न्यू फॉर्मूला, द हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला। ग्रांट्स इन ए टोटल ग्रांट्स 9.47 lakh crore rupees for 2026-31, 8 lakh crore rupees for your local body। ठीक है, जिसमें से 4.4 रहेगा आपका रूरल के लिए, 3.6 रहेगा आपका अर्बन के लिए। 80% वुड बी द बेसिक ग्रांट्स एंड 20% वुड बी द परफॉर्मेंस ग्रांट्स। The urbanization premium grants would be 10,000 crore rupees. Wastewater infrastructure grants would be 56,100 crore rupees. Then there are certain disaster management grants also, and the cost sharing would be 90-10 for your northeastern and Himalayan states and 75-25 for the other states. So basically center का शेयर रहेगा लगभग 1,55,000 करोड़ रुपीस। टोटल आपका 2 लाख करोड़ रुपीस है रफली फॉर SDRF एंड NDRF। तो जो सेंटर का फिजिकल डेफिसिट टारगेट है दैट इज 3.5%। ठीक है, बाय द 2031, एंड द स्टेट्स फिजिकल डेफिसिट वुड बी 3%। ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेंटर का 3.5 है, स्टेट्स का कंबाइंड आपका 3% ऑफ द GSDP है। ठीक है, so these are some of the key recommendations. Now what is the significance here? ठीक है, so basically the focus is on promoting fiscal discipline through deficit caps, first thing. Then introduction of this GDP contribution, it has been done, so it is a new performance criteria। तो performance जितनी अच्छी होगी स्टेट की उतना ज़्यादा उनको horizontal formula के through the share would be provided। it also strengthens the environmental incentives क्योंकि forest को weightage मिलता है। then decentralization is getting boosted through your local grants। now still there are certain concerns like vertical devolution stays at 41%। स्टेट्स की डिमांड थी कि 50% किया जाए। ठीक है, अब अगर आप जीडीपी को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वेटेज दे रहे हो, पॉपुलेशन को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, एरिया को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, ऐसे में क्या होगा? ऑब्वियसली द रिचर स्टेट्स, द लार्जर स्टेट्स, दे विल गेट फेवर्ड। ठीक है, रिमूवल ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, इट विल अफेक्ट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, ऑल्सो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑफ बजट बोरोइंग, इट कैन लिमिट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस। India Malaysia relations. So the Prime Minister, he made an official visit to Malaysia, and this was operationalized through your India Malaysia Comprehensive Strategic Partnership under your Active East policy। ठीक है, सो देर वर अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट साइंड। तो फोकस था आपका डिजिटल इकोनॉमी एंड फिनटेक कॉरपोरेशन में, जहाँ पर आपका देर वॉज अ क्रिएशन ऑफ मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल। ठीक है, तो वो प्रमोट करेगा कॉरपोरेशन इन फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, DPI। Then there was also cooperation between NPCI and PayNet to enable low-cost cross-border digital payments। Then there was also cooperation in the field of trade and finance, जहाँ पर आपका लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट होगा, दैट इज़ थ्रू इंडियन रूपी एंड द मलेशियन रिंजेंट। तो वहाँ पर करेंसी है रिंजेंट। ठीक है, so this will help in reducing the dependence on US dollar। then there was focus collaboration in areas related to energy, related to semiconductors, green energy। ठीक है, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MOU साइन हुआ बिटवीन CBI एंड द मलेशियन एंटी करप्शन कमीशन। देन collaboration in UN peacekeeping operation, then your counter-terrorism initiatives। Malaysia also joined the International Big Cat Alliance। ठीक है, then there were also cooperation in fields of education, health, cultural engagement, social security, diaspora welfare, etc। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बेसिकली चोला टाइम से ही मैरीटाइम ट्रेड हो रही है बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड अगर अब कंटेम्परेरी टाइम्स की बात करें तो दिस मलेशिया, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एशियन ट्रेडिंग पार्टनर। तो रफली $20 बिलियन की हमारी ट्रेड है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एशियान में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए।
There are number of joint exercises between the two countries like your हरिमाऊ शक्ति, समुद्र लक्ष्मण, उडारा शक्ति. ठीक है. तो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक तेजस, ब्रह्मोस, उसके लिए एक पोटेंशियल मार्केट है मलेशिया. देन वी हैव ऑल द एशियान. ठीक है. तो जो हमारी एक्टिस पॉलिसी है वहाँ पर मलेशिया एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है हमारे लिए. वी हैव linkage through diaspora also. The Indian origin population of roughly 27 lakh is in Malaysia. Now what are the challenges? So persistent trade imbalance first thing. जैसे कि आपका पाम ऑयल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो जिस वजह से देर इज़ अ ट्रेड डेफिसिट. तो दिस आपका जो पाम ऑयल है, वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन मलेशिया इन दिस केस. तो अगर कोई पॉलिटिकल इशू होता है तो ऐसे में देर कैन बी सम ट्रेड वॉलेटिलिटी ऑल्सो. एट द सेम टाइम मलेशिया इट इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज विद चाइना. ठीक है. तो ऐसे में दिस कैन बी अ फैक्टर इन द रिलेशनशिप्स. फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर जो पास्ट में स्टेटमेंट्स आई हैं मलेशिया की तरफ से, तो दोज हैव अफेक्टेड द रिलेशंस इन जनरल. ठीक है. व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड हेयर? तो वी नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस कॉरपोरेशन. वी नीड टू फोकस ऑन इन्हांसिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, boosting of maritime cooperation, and expanding the cultural and educational exchanges. Urban Challenge Fund. So recently this was approved by the Union Cabinet. So this is a very significant development in India's urban policy. तो अभी तक हमारा फोकस था ग्रांट बेस्ड फंडिंग के ऊपर, तो अब हमारा फोकस रहेगा मार्केट ड्रिवन डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है. बेसिकली दिस वुड बी रिफॉर्म्ड लिंक्ड. ठीक है. तो ये आपका अनाउंस हुआ था यूनियन बजट में, एंड इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द सिटीज़ इनटू ग्रोथ हब्स. ठीक है. तो हमारा फोकस रहेगा कि हम म्यूनिसिपल फाइनेंसिस को बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को बढ़ाएं. So what are the key features here? So basically this is a centrally sponsored scheme under your Ministry of Housing and Urban Affairs. So a central assistance of 1 lakh crore rupees, ठीक है, for the period 2025 to 2030, and it can be extended till 2033. And this particular scheme, it aims to catalyze nearly 4 lakh crore rupees in total total investment through market. ना अगर बात करें फंडिंग की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 25% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड मिनिमम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट हैज़ टू कम फ्रॉम मार्केट सोर्सेज. ठीक है. जैसे कि आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हुआ, बैंक लोन्स हुए, या ट्रिपल पी दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. रिमेनिंग 25 इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट्स और द अर्बन लोकल बॉडीज और सम एडिशनल मार्केट फाइनेंस. तो ऐसे में इस तरीके का स्ट्रक्चर इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. नाउ देर आर थ्री strategic verticals here. Number one, the cities, they will be treated as growth hubs. तो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के ऊपर, न्यू टाउनशिप्स के ऊपर फोकस रहेगा. सेकंड, सिटी रीडेवलपमेंट. सो जो आपकी कंजेस्टेड सिटी सेंटर्स हैं, हेरिटेज एरियाज हैं, ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट है, उसके ऊपर फोकस रहेगा. थर्ड वर्टिकल इज वाटर एंड सैनिटेशन. तो हेयर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन, उसके ऊपर फोकस रहेगा. राइट. So these are some of the features of this particular fund. Now what is the importance of cities in India's growth? ये बहुत important है क्योंकि अर्बन एरियाज रफली हमारे 60 to 70% ऑफ GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ओनली 3% ऑफ द लैंड कम्स अंडर द अर्बन एरियाज. ठीक है. देन अर्बन मिडिल क्लास, इट डिराइव्स द राइजिंग कंजप्शन डिमांड इन इंडिया. दे सपोर्ट द सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनोवेटिव सेक्टर्स. Nearly 90% of the FDI in India is concentrated in the urban centers. तो अब ये इसलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस हियर? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड, एनवायरमेंटल स्ट्रेस. ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव मोबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क. वी हैव गवर्नेंस एंड फिजिकल वीकनेस.
ठीक है। सो ULBs दे आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर जनरेटिंग लेस देन 1% ऑफ द नेशनल टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम है दैट इज़ वीक, वी हैव फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। सो ऐसे में दिस अर्बन चैलेंज fund, it becomes very significant to promote market based financing, to strengthen the urban governance, to support the sustainable urbanization, to enhance the economic competitiveness. बट अभी यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं लाइक मार्केट डिपेंडेंस, दिस इज़ वन फैक्टर। देन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस related to regulatory delays, related to the complex governance structures, then equity issue also। तो जो आपका ये स्ट्रक्चर है इट कैन फेवर द लार्ज और द फाइनेंशियली स्टेबल सिटीज़। तो ऐसे में क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, दैट वी नीड टू प्रमोट ट्रांसिट ओरिएंटेड एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन प्लानिंग। फर्स्ट थिंग, वी नीड टू स्ट्रेंथन द म्यूनिसिपल रेवेन्यू सिस्टम्स। कैसे करेंगे? थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स, थ्रू GIS मैपिंग। वी नीड टू इन्हांस डिजिटल प्लानिंग थ्रू इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक वी कैन यूज PM गति शक्ति। तो उस डायरेक्शन में देयर इज अ नीड टू वर्क। नेक्स्ट, सर्वम AI एंड द सॉवरन AI इन इंडिया। तो बेसिकली आपने देखा होगा इन द न्यूज़ दैट द इंडिजीनियस मॉडल्स बाय सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक योर सर्वम विजन, बुलबुल V3। सो बेसिकली ये क्या दिखाता है, दैट इंडिया इज़ बिल्डिंग इट्स सॉवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर द इंडिया AI मिशन। ठीक है, तो वी आर स्लोली एंड स्टेडीली मूविंग टुवर्ड्स द इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विच आर डिजाइंड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, फॉर इंडियन गवर्नेंस, फॉर इंडियन डिजिटल पर्पजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोकस आता है, तो ये दो मॉडल्स हैं सर्वम विजन एंड बुलबुल V3। तो पहला क्वेश्चन तो है व्हाट इज LLM। ठीक है, तो LLM बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दे आर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स विच आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव डाटा सेट्स। तो बेसिकली यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स उनको ट्रेन किया जाता है टू अंडरस्टैंड, टू जनरेट एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। तो different tasks such as translation, summarization, reasoning, coding assistance, conversational interaction, all these things can be done by these LLMs। तो examples like your chat GPT, Gemini, ये सब आपके large language models हैं। तो इस डायरेक्शन में Sarvam AI, so it is developing a 70 billion parameter indigenous LLM under your India AI mission। ठीक है, तो यहाँ पर तीन इसके वेरिएंट्स हैं। नंबर 1 सर्वम लार्ज, सर्वम स्मॉल एंड सर्वम एज। तो उनके डिफरेंट पर्पजेस हैं। सो व्हाट इज दिस सोवरन AI नाउ? ये सोवरन AI का क्या मतलब है? सो सोवरन AI मीन्स एक नेशन की एबिलिटी कि वो खुद से डेवलप कर सके, कंट्रोल कर सके AI टेक्नोलॉजीज़ को थ्रू डोमेस्टिक डाटा, थ्रू डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो ऐसे में डाटा सॉवरेनिटी इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसका एक आप स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं कि जो सेंसिटिव नेशनल डाटा है वो इंडिया में ही रहेगा। फर्स्ट थिंग, कल्चरल अलाइनमेंट, जो AI सिस्टम्स होंगे वो इंडियन एथोस को, इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम देर वुड बी फोकस ऑन इनोवेशन। तो ऐसे में आपका जो AI डिप्लॉयमेंट है दैट विल बी मोर सूटेड टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। इट विल ऑल्सो एक्सपैंड डिजिटल इंक्लूजन because we will be using multilingual interfaces. So these are some of the advantages. Now what are the challenges here? So there are a number of challenges like limited high quality language data sets, ठीक है, risk of algorithm bias in indigenous models, dependence on foreign semiconductors, dependence on cloud infrastructure जो foreign है, foreign based है, limited capital for deep tech research, for deep tech development, and ultimately the competition that we are having from global technology firms, right? So these are some of the challenges we are having. So new MHA protocol on Vande Mataram and Jana Gana Man, तो recently Ministry of Home Affairs ने एक revised guideline issue करी regarding national song which is your Vande Mataram and the national anthem which is your Jan Gan Man, which will be played during the official events। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यू प्रोटोकॉल ये मैंडेट करता है कि जब
नेशनल सॉन्ग एज वेल एज नेशनल एंथम दोनों ही किसी ऑफिशियल फंक्शन का पार्ट हैं, तो वंदे मातरम आपका पहले गाया जाएगा, इट विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय योर जनगण मन। ठीक है, तो ऐसे में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द practices, the ceremonial practices which take place in various institutions, government institutions, states, etc. तो सबसे पहले वंदे मातरम होगा, फॉलोड बाय जनगण मन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोटोकॉल के थ्रू गाइडलाइंस दी गई हैं, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो आपका बैंड से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो। तो व्हाट इज़ दिस वंदे मातरम? सो इट इज़ द नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1875। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ एंड इट वाज सेट टू म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सिंबल। Then on 24th January 1950, it was accorded the honor as the national song along with your Jan Gan Man as the national anthem. तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशन इट एज अ नेशनल सॉन्ग। ठीक है, इन द फ्रीडम मूवमेंट इट वॉज फर्स्ट sung during the 1896 Indian National Congress session and it was also a political slogan during your स्वदेशी movement। ठीक है, अगर हम जन गण मन की बात करें, सो इट वॉज रिटन एंड कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर एज पार्ट ऑफ हिज पोएम भारतो भाग्यो विधाता। इट वॉज फर्स्ट sung publicly in on 27th January 1911 at the Kolkata session of Indian National Congress, and as I told you, it was adopted on 24 January 1950. Originally written in Bengali and translated into English by Tagore himself as the morning song of India. ठीक है, a Hindustani adaptation of this was titled Sub Sukh Chan and it was used by the Indian National Army, right? सो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर 19 आर्टिकल 51A ऑफ ए टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, सो बेसिकली इट द प्रोटोकॉल री एनफोर्सेस दिस फंडामेंटल ड्यूटी, right? So these are the topics that we wanted to discuss in this video. So in the next video we'll be taking the March current affairs. Thank you.